Hello students, so we will start from I-shaped grider. So what is grider? तो ग्रीडर एक ऐसी चीज़ है जो इस पे हम वेट है वो रख सकते हैं, जो वेट का डिप्रेशन जो है उस पे हम कुछ लोड जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं. ठीक है, लोड बियरिंग बीम इज़ कॉल्ड ग्रीडर. कि अगर कोई ऐसी चीज़ ले ले हम जिसके सपोर्ट पे हम किसी चीज़ को रख रहे हैं और उसका जो पूरा वेट है वो उस जो चीज़ को हमने रखा है एज अ सपोर्टर उस पे आ रहा है, तो वी कैन ऑल्सो से एज अ सपोर्टर. सो ग्रीडर इज़ अ लोड बियरिंग बीम इज़ कॉल्ड ग्रीडर. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग बीम. जो ये ग्रीडर बनाया हम देखेंगे कि उस पर जो है वो यूनिफॉर्म फोर्स ना लगे, ऐसे बनाया गया है कि वो बेंड ना हो जाए. When a beam is used as a grider for a given load, depression must be minimum. अब जब हम किसी चीज़ को और सपोर्टर को एज अ ग्रीडर के जैसे यूज़ करते हैं तो एक जो चीज़ है वो हमको ध्यान में रखना है, दैट इज़, और जिस पे हमको फोकस करना है कि उस पे जो लोड डिप्रेशन है वो मिनिमम हो, बहुत ज़्यादा लोड उस पे ना आए, मिनिमम हो. अब हम लोड जो है वो मिनिमम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि लोड डिप्रेशन है वो हम कैसे मिनिमम कर सकते हैं. तो हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mgl क्यूब अपन 4bd क्यूब y. यहाँ पे जो कैपिटल Y है दैट इज़ यंग मॉड्यूलस, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल. अब mg है वो क्या है, mg जो है वो लोड है, ठीक है. L क्यूब है वो उसकी लेंथ है ग्रीडर की या बीम की या सपोर्टर की. अब 4 कांस्टेंट, जो B है डिनोमिनेटर में दैट इज़ ब्रेथ एंड D फॉर अ थिकनेस. तो हम इस सब को ऐसे मैनेज करना है कि जो लोड डिप्रेशन है वो कम आए. सो अगर हम लोड तो हम फिक्स रखते हैं, ठीक है, तो डिप्रेशन को अब हम कैसे मिनिमम करें. एक तो उसकी जो लेंथ है अगर वो हम बढ़ाते हैं तो लोड डिप्रेशन है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है. और ऊपर से वो तो क्यूब में है तो थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो लोड डिप्रेशन में ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है. तो हम एल को जितना होगा उतना कम वेरी करेंगे. और अगर हम ब्रिज बना रहे हैं किसी चीज़ के लिए सपोर्ट क्रिएट करें तो उसकी जो लेंथ है वो फिक्स होनी चाहिए. तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एल को भी वेरी नहीं करना है. अब उसके डिनोमिनेटर में देखते हैं, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही y जो है वो छोटा रहेगा, मतलब कि ये जो डिप्रेशन है वो छोटा रहेगा अगर उसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा. तो डिनोमिनेटर में क्या है, b ब्रेथ, d थिकनेस और y उसका यंग मॉड्यूलस. अगर कोई फिक्स मटेरियल यूज़ करते तो उसके लिए उसका यंग मॉड्यूलस जो है वो फिक्स रहेगा. तो हमारे पास दो वेरिएंट है, ठीक है, एक तो उसकी ब्रेथ और दूसरा उसकी थिकनेस. तो अब हम देखते हैं कि कैसे. फॉर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ डिप्रेशन y दैट इज़ यंग मॉड्यूलस ऑफ द बीम शुड बी लार्ज, ठीक है, उसको बढ़ा रखते हैं. मतलब कोई भी मटेरियल है उसका यंग मॉड्यूलस जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो बैंड कम होगा, उसकी इलास्टिसिटी कम होगी. एंड b एंड d ऑफ द बीम मस्ट बी लार्ज, ठीक है, ब्रेथ और थिकनेस जो है वो उसकी लार्ज होनी चाहिए. तो लेंथ शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल. अब बोला जैसे कि लेंथ जो है वो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो वो जितना हो सके उतना उसको स्मॉल रखना होगा. बट अगर हमारी जो डिमांड होगी उतनी तो हमें लेंथ रखनी ही पड़ेगी. अगर इज अ पार्ट ऑफ अ सिविल इंजीनियर देखे, ब्रिज में देखे तो ब्रिज की जितनी हमको लेंथ चाहिए दैट शुड बी फिक्स, उसको हम वेरी नहीं कर सकते. सो बट फॉर अ गिवन बीम लेंथ इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी डिक्रीज. तो अब आता है डिप्रेशन y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, कि हम डी क्यूब को ऐसे कुछ वेरी करें जिसकी वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो और डिप्रेशन कम हो. Therefore, depression can be reduced more effectively by increasing the thickness d rather than increasing the breadth of the beam. अब क्या किया जाए, तो d को जैसे हमने सोचा उसको बढ़ाने का सोचा कि d को जो है वो हम बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी थिकनेस को. बट जैसे हम उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं उस पे लोड रखते हैं तो बीम जो है वो बेंड हो जाता है, बकलिंग हो जाता है. If we load the beam after increasing the thickness,
द बीम बेंड लाइक ए शोन इन फिगर। ये जो बीम है वो ऐसे बेंड हो जाता है और उसको बकलिंग ऑफ द बीम कहेंगे। तो अब अगर थिकनेस बढ़ाई जाए तो जो बीम है वो बेंड हो जाए, तो ब्रिज में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अभी एक ऐसा शेप जो है वो उसको दिया जा रहा है कि उसकी थिकनेस ज़्यादा रहे ऊपर से, और बीच में से जो उसकी थिकनेस है, जो पार्ट है, वो ऐसे रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फोर्स हो वो नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो। So grider experienced maximum stress due to elongation on the lowest surface due to compression of the uppermost surface। ठीक है, उसके जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा वो उसकी लोएस्ट सरफेस पे आएगा क्योंकि उसकी अपर सरफेस पे कंप्रेशन हो रहा है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल विल हैव टू लोकेटेड एट दिस पोर्शन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है वहीं पे मटेरियल उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ब्रिज बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स जो है वो पहले ब्रिज पे आए, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, hence the beam is designed to have a large thickness to minimize depression and large load bearing surface to prevent buckling। और डी को भी ऐसे मैनेज करना है कि जिसकी वजह से उसका जो बकलिंग हो रहा है, जो वो बीम है, ग्रिडर है, वो बेंड हो जा रहा है, वो ना हो पाए। तो उसके लिए एक आई शेप दिया है। आपने ब्रिज में देखा होगा तो ब्रिज का कुछ ऐसा होता है और यहाँ से वो जो है वो, ठीक है, तो रोड जो है वो ऐसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो मटेरियल पे जो लोड आ रहा है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, बट जो यहाँ से थिकनेस ऊपर से उसकी ज़्यादा होगी बट बीच में से उसकी कम होगी, तो यूनिफॉर्मली जो स्ट्रेस है वो ऐसे बीच में आएगा और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट में। अपर एंड लोअर पोर्शन विल बी ब्रॉडन, और मिडिल पोर्शन को है वो टेम्पर्ड किया गया है। वहाँ से जो ये जो पार्ट था ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और ये एज इट इज़ रखा है। अब आई शेप ग्रिडर, उसको क्यों आई शेप कहा जाता है? क्योंकि एज वी कैन सी उसका जो शेप है वो कैपिटल आई के जैसा है, तो फ्रॉम दैट उसको आई शेप ग्रिडर बोला जाता है। The grider with upper and lower section broadened and middle section tempered so that it can withstand heavy load over it is called as I-shaped grider. Since the grider likes the letter I, they are known as a I-shaped grider. अब उसकी कुछ एप्लीकेशन है, मैंने जैसे बोला आपको ब्रिज में, ठीक है, वैसे अगर हम रेलवे के ट्रैक्स देखें तो उसका जो शेप होता है वो भी आई शेप होता है। ठीक है, तो फॉर एप्लीकेशन सपोर्टिंग बीम्स फॉर अ सीलिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर रिवर। अगर रिवर पे देखें तो वो उसकी तो हाइट हमें ज़्यादा ही चाहिए, तो लेंथ को जो है वो फिक्स रहेगी और वो ज़्यादा ही होगी, तो उसको हम मिनिमम नहीं कर सकते। वेरी मच यूजफुल इन रेलवे ट्रैक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। और उसका एडवांटेज क्या होगा? इस शेप की वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही बढ़ जाती है, उसकी हाई ड्यूरेबिलिटी देता है। ठीक है, अब विस्कोसिटी हम देखते हैं। तो हमने 12th में देखा था, 11th-12th में हमको आता था प्रैक्टिकल। ठीक है, उसमें हम एक ट्यूब था, उसमें एक लिक्विड फिलअप किया होता था। ठीक है, और उसमें हम एक पिन, एक छोटा सा बॉल था, उस पर ड्रॉप करते हैं और उसका टाइम लेते हैं कि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, और उसके अकॉर्डिंग हम विस्कोसिटी उसकी फाइंड करते हैं। अब विस्कोसिटी है क्या? ठीक है, तो विस्कोसिटी इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर हम पानी जो है वो किसी भी जगह पे पोर करते हैं तो वो फास्टली वो मूव करेगा और स्प्रेड हो जाएगा। अगर पानी के कंपैरिजन में हम हनी ले, ऑयल ले, तो वो कम टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैंने जैसे ही वाटर पोर किया तो वाटर के बीच के जो लेवल्स होंगे वो उसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो वो इतना ज़्यादा उसकी मोशन को रेजिस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इजीली फ्लो हो पाएगा।
बट इन द केस ऑफ ऑयल और हनी, उसके बीच का जो लेवल होगा, मतलब कि लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर लेवल है, और या जो वी कैन से कि उनकी जो सरफेस के दोनों सरफेस के बीच में जो लेयर बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल में भी दिख सकते, तो उसके बीच का जो है वो लेयर, उनके बीच जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं हो पाता. सो इट इज़ डिफाइंड एज अ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड. और वी कैन से लेक ऑफ स्लिपरीनेस इज कॉल्ड एज अ विस्कोसिटी. आप इतना शॉर्ट में याद रख सकते हैं फॉर अ वाइवा. लेक ऑफ स्लिपरीनेस इज कॉल्ड अ विस्कोसिटी. अब जो ये विस्कोसिटी का जो स्टडी आता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको हम रिहोलॉजी में कंसिडर करते हैं, ठीक है. अब विस्कोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी. Viscosity is the measure of internal friction of fluid. The friction becomes apparent when layer of fluid is made to move in relation to another level. जो नीचे का जो लेवल होगा, ठीक है, जो किसी मटेरियल की सरफेस से टच करता हो, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होगी. फिर उसके ऊपर के जो लेयर की देखिए तो उसकी वेलोसिटी जो नीचे के लेयर है उससे ज़्यादा होगी. ऐसे ऐसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो अपर मोस्ट लेवल होगा, लेयर होगा, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है. सो दिस फ्रिक्शन बिकम्स अपीरेंट. अब ये जो फ्रिक्शन है लेयर के बीच कब अपीरेंट होगा? व्हेन दे स्टार्ट टू मूव. अपीरेंट व्हेन लेयर ऑफ फ्लूइड इज मेड टू मूव इन रिलेशन टू अनदर लेयर. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप सबको एक ग्रुप में खड़ा रहना है, ठीक है, फिर जो भी मैं बोलूँगी सबको भागने का, पर एक कंडीशन रखिए कि जो भी पहले भागता है आपको उसको रोकना है, उसकी मोशन को रेजिस्ट करनी है. तो आप क्या करेंगे? ग्रुप में कोई भी जैसे खड़ा होने के लिए भागेगा, आप सब उसको रोक लेंगे, ठीक है. तो आप सब ऐसा फ्रिक्शन वर्क कर रहे हो एज अ लेयर, कि आप उसकी जो मोशन है उसको कम कर रहे हो. द ग्रेटर द फ्रिक्शन, ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड. अब जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा लेयर के बीच, उतनी ही उसकी वेलोसिटी कम होगी और उतना ही उसको फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा मोशन में लाने के. और उस जो हम फोर्स यूज़ करेंगे वो क्या होगा? शीयर, ठीक है. उसके सरफेस पे हम फोर्स लगाएंगे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि उसके जो लेयर है वो मूव करें. So shearing occurs whenever the fluid is physically moved or disturbed, as in the pouring, spreading, spraying, mixing, etc. कि हम पोर करते हैं और हम उसको स्प्रेड करते हैं, तो उसके जो लेयर के बीच का जो होगा वो फ्रिक्शन बढ़ेगा. सो हाईली विस्कस फ्लूइड, हनी और वो सब ले सकते हैं जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, उसका जो वैल्यू है हम विस्कोसिटी की, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, उसकी वैल्यू कम होगी. देयरफॉर रिक्वायर मोर फोर्स टू मूव देन अ लेस विस्कस मटेरियल. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन देखें तो आइजैक न्यूटन डिफाइन विस्कोसिटी बाय कंसिडरिंग द मॉडल रिप्रेजेंट इन द फिगर बिलो. अब आपको यहाँ पे दो लेयर जो है वो दिखाए गए हैं. जो छोटा वाला है, मतलब जो नीचे वाला लेयर है, उसकी वेलोसिटी छोटी है, कम है, v1. अपर लेयर की है कि जैसा मैंने बोला है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो लोअर लेवल है, लेयर है. तो अपर वाले की हम बोलते हैं v2. दोनों का एरिया सेम लिया गया है, ठीक है. तो जो नीचे वाला है वो कम मूव करेगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाले से, तो यही यहाँ पे दिखाया गया है. अब दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको dx कहा गया है, और जो चेंज आता है दोनों के वेलोसिटी में उसे dv बोला है, ठीक है. दोनों पे फोर्स जो है वो लग रहा है. सो टू पैरेलल प्लेन्स ऑफ द फ्लूइड ऑफ इक्वल एरिया A are separated by a distance dx and are moving in the same direction at a different velocity v1 and v2. Newton assumed that the force required to maintain this difference in a speed was proportional to difference in a spread through the liquid. अब जो वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, ठीक है. तो दोनों लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो जितना उसका डिफरेंस कम होगा
तो वो उतना मोशन ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा होगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसके बीच का मतलब V2 माइनस V1 जो इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा, उसका मतलब ये है कि उसका ऊपर का लेयर जो है वो उतना ही फास्टली मूव हो रहा है, ठीक है। सो फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस डिफरेंस इन स्पीड वाज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन स्पीड थ्रू द लिक्विड। अब जिसकी मोशन जो है V2 माइनस V1 वो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस पर उतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। और द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिया है, dv/dx, उसको ग्रेडियंट बोला है कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू उसके जो दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है dx, कि वो कितना स्प्रेड हो रहा है, तो दैट इज ग्रेडियंट dv/dx इनटू उसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसके ऊपर स्ट्रेस कितना लगाना पड़ेगा, वो शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया वो दिखाएगा। अब हमको पता है कि हम इतना स्ट्रेस लगा रहे हैं, शियर स्ट्रेस, तो हम उसका विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करते। और फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल हमको सबका पता होगा कि इसका विस्कोसिटी जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना है। तो फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम ये देख सकते हैं कि हमको इस पर कितना शियर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा कि हम उसको मूव कर सकते हैं। वेयर ईटा इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एंड इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके कोफिशिएंट से। तो विस्कोसिटी ग्रेडियंट dv/dx is a measure of a change in speed at which the intermediate layers moves with respect to each other, एक दूसरे के कंपैरिजन में विथ रेफरेंस ऑफ ईच अदर वो कैसे मूव करता है। इट डिस्क्राइब्स द shearing द लिक्विड एक्सपीरियंस एंड thus called द shear rate। जो उसका जो dv/dx बोलेंगे, ठीक है, वो जो है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, थ्रू shear rate। The term F/A indicates the force per unit area required to produce the shearing action, कि shearing होने में, shearing force apply होने में कितना जो है वो indicate करना पड़ेगा, through that we get F of A। It is referred to as a shear stress। So mathematically viscosity can be defined as shear stress upon a shear rate। विस्कोसिटी अब हम क्यों मेजर करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि अगर हमको विस्कोसिटी पता है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमें कितना शियर स्ट्रेस कितना अप्लाई करेंगे कि उसकी मूवमेंट ऐसी होगी। जैसे कि मोस्ट ऑफ द मशीनरी में लुब्रिकेंट यूज़ होता है ड्यू टू हाई विस्कोसिटी, ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी, जो एज कम्पेयर टू वाटर और ऑयल, नॉर्मल ऑयल, वो सबसे ज़्यादा होगी। So from viscosity measurement we can obtain much useful behavioral and predictive information for a various product. A frequent reason of the measurement of rheological property. Now what is rheological property? As we see that viscosity और वो सब कुछ हम study करेंगे, that is the part of rheology, plasticity, elasticity. So measurement of the rheological property can be found in the area of quality control, where raw material must be consist from the batch to batch। अगर हम ब्लड का देखें तो हमारा ब्लड का भी कुछ विस्कोसिटी होगा, कि जैसे भी हमें कोई चोट लगती है तो वो उसकी जो है वो फ्रीज होता है आफ्टर सम टाइम। क्यों, उसमें भी विस्कोसिटी का पार्ट होगा कि वो उसकी मोशन को रेजिस्ट करेगा कि ज़्यादा जो है वो ब्लड फ्लो ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। फ्रॉम दिस पर्पज़ फ्लो बिहेवियर इज इन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। तो जो भी उसका फ्लो होगा वो दिखाएगा विस्कोसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी हम उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी क्या है। अब पहले ही बोला कि विस्कोसिटी के दो टाइप है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वी कैन डिफाइन इन टू वेज, डायनामिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, वो जो हमने ग्रेडियंट मिला वो ही है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट is often as dynamic viscosity. So shear stress upon a velocity gradient gives the dynamic velocity or viscosity, sorry.
सो रेसिप्रोकल ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी दैट इज गिव्स फ्लूइडिटी। अगर जो डायनामिक विस्कोसिटी मिल रही है उसका हम इन्वर्जन ले लेते तो मटेरियल की वो फ्लूइडिटी दिखाएगा। इट इज़ अपोजिट टू विस्कोसिटी कि मटेरियल जो है वो कितना, कि अगर हम देखते हैं कि जिस मटेरियल की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसकी फ्लूइडिटी कम होगी, जिसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी, तो वो जो दोनों है वो रेसिप्रोकल में है। ठीक है। रेशियो ऑफ अ शियर स्ट्रेस टू वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ द फ्लूइड इज नॉन एज अ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कि जो उसका स्लोप लिया है v/d, वेलोसिटी वेक्टर v0, फ्लूइड फ्लो। ठीक है। अब जैसे जैसे वो मूव करेगा दैट इज dx और वेलोसिटी dv, डिफरेंस जो लिया है d, और वो दोनों एक लेयर, दो लेयर दिखाए, एक अपर वाला और एक लोअर वाला। फ्लूइड पासिंग फ्रॉम अ टू प्लेस, तो ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर ले लीजिए, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल d, वेलोसिटी है दैट इज d। तो v/d हमको मिल जाएगा दैट इज अवर dv/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, और फोर्स तो दैट इज shear स्ट्रेस अपॉन अ गामा दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट अपॉन अ shear रेट। अब दैट इज ऐसा यूनिट क्या होगा उसका, पास्कल इंटू सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड, और CGS में ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड दैट इज पॉइस। हमने सबने में भी ये सुना होगा पॉइस। ठीक है। और FPS का हम FPS में नहीं लेते। ठीक है। वो बेसिकली ब्रिटेन और वो सब कुछ में पाउंड में जहाँ पे यूज़ होता है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है कि हम जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमको मिला था डायनेमिक विस्कोसिटी n में, उसको हम उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो वो हमको क्या देगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी देगा। सो डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। Ratio of absolute viscosity to the density of the fluid is known as a kinematic viscosity. That will is equal to eta upon a rho. अब eta क्या, coefficient of viscosity in or we can say the absolute viscosity to density of that particular fluid, और उसके यूनिट ऐसा यूनिट में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और CGS में स्टोक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है। थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।